जय हिंद साथियों मैं दीपक भारती आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान दर्शन पर स्वागत करता हूं। आज सोमवार है और सोमवार को आपको हिस्ट्री क्लास मिलती है। आज हिस्ट्री की क्लास आपकी है लास्ट। अगर हम वीडियो में बात करते हैं लास्ट हिस्ट्री क्लास की अगर बात करें तो आप महाजनपद काल पढ़ रहे थे और नंद वंश के अंतिम शासक महापद्मनंद के बाद धनानंद, अगर अंतिम वंश शासक जो है महापद्मनंद पहले संस्थापक, उसके बाद लास्ट में आते हैं धनानंद। तो धनानंद तक हम लोग सफर तय कर चुके थे। तो धनानंद के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि धनानंद के साथ साथ कई चीजों को हमें पढ़ना है, क्योंकि जब उसका समय आता है तो उसके समय के साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य का समय है, इधर चाणक्य भी साथ साथ हैं और उधर सिकंदर का भी भारत पर आक्रमण है। मैंने ये बात आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। अब अगर हम बात करते हैं कि इसके थोड़े से पिछले इतिहास को अगर जाने तो जब नंद वंश के शासक धनानंद की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद भारत पर एक और आक्रमण होता है, जिसे कहते हैं ईरानी आक्रमण यानी पारसी आक्रमण, और उसके बाद एक आता है डेरियस आक्रमण। फिर कहीं जाकर के सिकंदर का आक्रमण भारत पर आता है। तो हम आज की जो इस सेशन यानी इस वीडियो में हम यानी कि अगर कहें नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की थोड़ी सी जुड़ी हुई कहानी से लेकर के सिकंदर और मौर्य वंश की स्थापना तक हम पहुंचेंगे आज। ठीक है, तो चलिए लेट ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपने इतिहास के सेशन को, यानी कि महाजनपद काल को लेके चलते हैं अब यूनानी आक्रमण की ओर। ओके, तो चलिए। अब आपको पता होगा, यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो नंद वंश महोदय हैं, नंद वंश, फिर नंद वंश के ही साथ साथ आपको इक्वल टाइम पीरियड में लेके चलना है सिकंदर को। ठीक है, ये सिकंदर को लेके चलना है, फिर सिकंदर के ही इक्वल टाइम पीरियड में, यानी कि यहीं से ही आप चाहो इधर बराबर कर लो और चाहे इधर कर लो। यहां पे आपको चाणक्य जो है चाणक्य जी हैं, ये चाणक्य जी, और इसके साथ साथ आपको यहीं पर इनसे ही उत्पन्न है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को लेके चलना है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, सिकंदर और ये धनानंद, यहाँ की कहानी लगभग खत्म हो चुकी है। कुछ खास कहानी यहाँ की नहीं बचती, लेकिन कहानी यहाँ की इसलिए शुरू करनी पड़ेगी क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त का संबंध धनानंद से है। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद, यहाँ पे धनानंद को लिख लें तो कि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो ध्यान से, कहीं ये धनानंद लिखा मिलता है, कहीं किताबों में घनानंद मिलता है। वैसे मोस्टली आप धनानंद ही इसको फॉलो करिएगा, घनानंद बहुत कम है, धनानंद को ही लेके चलिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये कहानी शुरू कैसे होती है, जब आपको पता है कि नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद है और ये बहुत प्रतापी शासक है और बहुत क्रूर भी है। कहते हैं इतिहास के, अगर इतिहास के पन्नों की बात करें या हम अगर किसी फिल्म की बात करें या इन पर एक टेली फिल्म की बात करें तो कुछ बातें निकल के जो सामने आती हैं, जैसे कि मेगास्थनीज पुस्तक, तो आपको पता है कि जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है वो तो जल चुकी, समाप्त हो चुकी, लेकिन वो यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय में जब आग जनी हुई थी तो उसमें वो नष्ट हो चुकी, लेकिन कथित तौर पर जो है हमारे पास इंडिका आज भी उपलब्ध है। तो स्थानीय लोगों ने जो बातें बताई हैं उसके तौर पर हमारे पास इंडिका अभी भी है। इंडिका की पुस्तक की जो बातें हैं उसके अनुसार अगर धनानंद का उल्लेख किया जाए तो वो बड़ा ही निंदनीय है। वो बड़ा ही निंदनीय है। एक ऐसा शासक है जो अपनी प्रजा के लिए, जिसे कहते हैं, एक फोड़े के समान है, यानी कि दुखदाई पीड़े के समान है। तो अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि जो धनानंद महोदय हैं ये अपने राज्य में कर ज्यादा वसूलते हैं। अपने राज्य में बिल्कुल कोई भी इनके राज्य में सुख नहीं रह रहा है, अशांति फैली हुई है। अब इनकी इस चीज को देखते हुए, यानी कि इसकी चीज को देखते हुए इनके देश में, यानी कि इनके साम्राज्य, मगध साम्राज्य में इनके प्रति अशांति उत्पन्न हो चुकी है। लोग इनसे खुश नहीं हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इनके प्रधानमंत्री जो थे मुद्राक्षस, है ना, अमात्य जिसे कहा करते थे, वो मुद्राक्षस हुए करते थे। तो अब यहाँ समझना, थोड़ी सी बात यहाँ समझना कि ये महोदय जब तक हैं उसी समय सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है। अब सिकंदर के आक्रमण से पहले हम ये जान लेते हैं कि सिकंदर कहाँ का शासक था और कहाँ से आया था। तो इसके लिए पहले आपको थोड़ा सा इतिहास जानना पड़ेगा। सिकंदर इतिहास के पन्नों का एकमात्र ऐसा शासक है जिसका जन्म अलग स्थान पर हुआ है, उसकी मृत्यु अलग स्थान पर हुई है और उसका अंतिम संस्कार भी एक अलग स्थान पर हुआ है।
मतलब समझ सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं ये बात सुनकर के बाबर की याद आ रही होगी कि बाबर का जन्म कहीं और हुआ और उसकी मृत्यु कहीं और हुई, और फिर बाद में पुनः उसकी जो जो संस्कार, दफनाने का संस्कार है वो कहीं और हुआ, लेकिन पहले कहीं और हुआ था। इतिहास में ये दो चीजें हैं जो आपको एक दूसरे से रिलेट करेंगी। ऐसी जब बातें करते हैं या आप जब पढ़ते हैं तो लगता है अरे यार ये तो सर तू गलत बता रहा है, सर सिकंदर को कह रहे हैं, लेकिन सिकंदर से पहले अगर देखें, सिकंदर के बाद देखें तो बाबर की भी यही कहानी है। अगर बाबर की यही कहानी है तो आप वापस देखें, आप थोड़ा और इतिहास में आगे बढ़िए, आधुनिक भारत की ओर आइए, तो पुर्तगाली जो नाविक है जिसका नाम जो है वास्को डिगामा, उसका भी कुछ यही कहानी है। उसकी भी अगर बात करें तो उसकी भी कुछ यही कहानी है। तो ये कहानी तो है, लेकिन यहाँ पे एक नया जो मैं बता रहा हूं, प्राचीन इतिहास का एकमात्र राजा ये है, ये प्राचीन इतिहास का एकमात्र राजा है, मध्यकालीन इतिहास का एकमात्र बादशाह जो है वो बाबर है, और आधुनिक भारत का एकमात्र जो नाविक है वो आपका कौन है, पुर्तगाली नाविक जो है वास्को डिगामा। समझ रहे हैं आप इस चीज को? बहुत आराम से समझ के चलिएगा, तीन बातों को अलग अलग तरीके से लेकर चलिएगा, ठीक। अगर हम बात करते हैं, सिकंदर का जन्म जो है वो मकदूनिया जानते हैं आप, मैसिडोनिया या मकदूनिया। अब अगर हम उसके बाद बात करते हैं तो इसके जन्म के बाद ये शासक कहां तक रहा, यानी कि मैसिडोनिया, इनके जो पिता हैं वो फिलिप द्वितीय हैं। सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय जब वो उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु के बाद कहें सिकंदर गद्दी पर बैठता है, और सिकंदर गद्दी पर बैठने के बाद वो विश्व विजेता का सपना देखता है। उसका जो पहला अभियान अगर हम बात करते हैं तो भारत पहला अभियान नहीं होता है। पहले बैटिया एक राज्य है जो मकदूनिया के आसपास के क्षेत्रों से बाहर निकल कर आता है, तो बैटिया को पहले जीतता है वो। फिर बैटिया को जीतते हुए वो काबुल की ओर रुख करता है, काबुल में पहले वो विजय प्राप्त करता है, फिर वो भारत की ओर रुख करता है। जब काबुल वो प्रवेश करेगा और जब भारत की ओर आना शुरू करेगा तो इसी बीच में भारत और काबुल यानी कि बॉर्डर पर अगर हम देखते हैं तो काबुल और बॉर्डर के बीच में एक राज्य हुआ करता था तक्षशिला, जो विश्वविद्यालय के नाम से आप जानते होंगे। उसके जो शासक महोदय हैं वो है राजा अंबिक कुमार। राजा अंबिक कुमार से ये युद्ध होता है, और इस युद्ध में राजा अंबिक कुमार जो है खुद पराजय स्वीकार कर लेते हैं, यानी युद्ध होने से पहले ही उन्होंने पराजय स्वीकार कर ली है। जब पराजय स्वीकार कर लेते हैं तो यानी कि अब क्या है, वो राज्य जो है सिकंदर के देख रेख संरक्षण यानी आधिपत्य में अब वो राज्य आ चुका है। लेकिन झेलम नदी जो है, झेलम नदी के किनारे ही एक बसा राज्य था, पोरस का राज्य, पुरू प्रदेश। पुरू प्रदेश एक ऐसा राज्य था जिसे कहते हैं द्वीप पर बसा हुआ एक राज्य था, दो नदियों के बीच का बसा हुआ एक क्षेत्र था, उसका नाम था पुरू प्रदेश। उसके राजा का नाम था पोरस। अब पोरस यानी कि जो सिकंदर की जो नीयत है, सिकंदर की जो नजरें हैं वो किस पर है, अब पूर्व प्रदेश पर है कि हमें पूर्व प्रदेश को अपना बनाना है, राजा उस राजा को अपना हमें जो है गुलाम बनाना है, यानी कि अपना अनुयायी बनाना है। ये देखो, अगर तुम इस चीज को यानी प्राचीन इतिहास को देखोगे तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की जो नीतियां हैं आगे आधुनिक भारत में कि डोमेस्टिक स्टेट बनाकर छोड़ देना, अपना उपनिवेश बनाकर छोड़ देना किसी राज्य को, वो आपको साफ साफ दर्शाया जाएगा। प्राचीन इतिहास से ही ये चीज सीख मिलते हुए अगर देखें तो आधुनिक भारत में बहुत लोगों ने किया है। अगर आप बात करते हैं तो सिकंदर का यहाँ पे देखिए यानी क्या इसकी विचारधारा है, उपनिवेश बनाकर छोड़ना, है ना। प्राचीन में आप देख रहे हैं उपनिवेश बनाकर छोड़ने की विचारधारा सिकंदर की है। सिकंदर से जरा सा आगे बढ़िए आप मध्यकाल में आइए तो अकबर की विचारधारा भी यही थी। इसीलिए तो अकबर ने महाप्रताप से कहा तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, राजा तुम ही रहना, बस तुम्हारा राज्य हमारे अधीन हो जाए। देखिए बीरबल एक राजा थे, उनके राज्य में दरबारी करते थे, ठीक है। तानसेन भी कहीं के राजा थे, दरबारी करते थे। तो अगर बात करते हैं तो उपनिवेश बनाकर छोड़ने की जो प्रथा है, उस प्रथा का जन्मदाता अगर कहें तो सिकंदर महान को कहा जाता है। इसीलिए उसके नाम के आगे एक शब्द जुड़ा हुआ है, सिकंदर महान। कहते हैं सिकंदर 32 वर्ष की आयु में पूरी दुनिया को यानी विश्व विजेता बन चुका था वो, है ना। और एक बहुत बड़ी कहावत है कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे, बस प्यार के दो मीठे बोल गुनगुनाएंगे, है ना। तो सिकंदर के बारे में ही ये शब्द कहें, सिकंदर इतना बड़ा विजेता था, विश्व विजेता, और वो भी खाली हाथ गया है। अब इसके बाद हम अगर कहानी की बात करते हैं तो जो पूर्व प्रदेश है राजा पोरस, तो पोरस और सिकंदर का जो युद्ध है आपको पता है वो झेलम नदी के किनारे लड़ा गया है। इसे हाइडेस्पीच का युद्ध, झेलम का युद्ध या विदस्ता का युद्ध कहते हैं, ठीक है। ये युद्ध किताब में आता है, आपके पेपरों में पूछा गया युद्ध है झेलम का युद्ध, ठीक है। झेलम का युद्ध, द बैटल ऑफ झेलम, इसे कहते हैं हाइडेस्पीच कहते हैं, हाइडेस्पीच का युद्ध कहते हैं, इसे कहते हैं विदस्ता का युद्ध कहते हैं। देखो विदस्ता जो है वो झेलम का प्राचीन नाम है, ठीक है।
हाइडेस्पीच इसे यूनानी नाम दिया गया, समझना। अब झेलम नदी वर्तमान समय में इस हाइडेस्पीच को वर्तमान समय में झेलम कहा जाता है। लेकिन झेलम से एक प्रश्न अच्छा सा बन जाता है, यह एकमात्र ऐसी नदी है जो एशिया यानी दक्षिण एशिया में दो देशों के बॉर्डर पर बहती है। दक्षिण एशिया में एकमात्र ऐसी नदी बताएं जो दो देशों के बॉर्डर पर बहती है, विश्व में नहीं। विश्व में तो बहुत सी नदियां हैं, तमाम ऐसी नदियां हैं जो दो देशों को काटती हैं, ठीक है। लेकिन अब यहां पे अगर बात की जाए तो दक्षिण एशिया की बात कर रहा है तो वो हमारे भारत की ओर रुख कर रहा है, और हमारे भारत में भारत पाकिस्तान को अलग करने वाली यही नदी है झेलम नदी। आपने इस नदी का अगर उल्लेख कहें तो बॉलीवुड में कई बार कई फिल्मों में किया गया है। अगर आपको याद हो तो मैं आपको याद दिला दूं, एक मूवी है बजरंगी भाईजान। बजरंगी भाईजान में देखा होगा लास्ट में जो सीन सलमान खान की है जिसमें वो अपनी मुन्नी से मिलते हैं, तो वो यही नदी है। इसके पहले अगर 80 के दशक में आते हैं, 90 के दशक में आते हैं, तो एक फिल्म आई थी हिना, और हिना में जो घुसपैठ होता है, मतलब बरसात के समय जब नदी में बाढ़ आती है तो बहुत से गांव बह जाया करते हैं, उसमें बहुत से लोग इधर उधर चले जाया करते हैं, उसमें भी यानी कि घुसपैठ होता है। तो बाढ़ के समय में झेलम नदी के माध्यम से भारत में और भारत से पाकिस्तान में घुसपैठ शुरू होते हैं। ये भी एक चीजें हैं। तो ये जो मैंने आपको ये बताया, ये क्लास ऑफलाइन की क्लास के तर्ज पर है। बिल्कुल मैं जैसे रोक करके ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वैसे ही मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, कि बीच में रुकना कहाँ है, बीच में किसको चीज को जोड़ना किससे है, और कौन सी चीजें हमें याद रखनी है, कौन सी चीजें हमें याद नहीं रखनी है, ठीक है। समझ गए इतना। अब इस युद्ध को यानी कहें तो ये युद्ध कब हुआ था, 326 ईसा पूर्व, यानी कि इसे हम बीसी लिखते हैं। एक दिन आपको समझाना ये भी है कि एडी और बीसी में अंतर क्या है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो एडी बीसी को कंफ्यूज करते हैं या बीसी एडी में कंफ्यूज रहते हैं कि सर जी ये घटता क्यों है। हम जैसे से आगे बढ़े से जो बुद्ध के जन्म की बात करें तो बुद्ध का जन्म जो है 563 में हो रहा है, लेकिन जो बुद्ध की जो मृत्यु है वो 483 में क्यों हो रही है, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, क्यों हो रहा है भाई। सर जी आगे जाना चाहिए, ये पीछे क्यों आ रहा है। इस पर हम एक अच्छा सा आपके लिए वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि आप भारतीय ज्ञान दर्शन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है यहाँ पे, ये युद्ध कहते हैं, इस युद्ध में जो है सिकंदर की विजय हुई थी। लेकिन अगर भारतीयों से बात करते हैं तो भारतीय कहते हैं इसमें पोरस की विजय हुई थी। आप कभी दक्षिण पश्चिम भारत की ओर जब रुख करिए तो पश्चिम भारत में अगर आप निकलते हैं, पंजाब के क्षेत्रों में आप जब प्रवेश करते हैं, एग्जाम देने का मौका मिले और कभी पंजाब क्षेत्र में जाते हैं, राजस्थान में अगर जाते हैं, या कभी गुजरात जाए, अगर पेपर का मौका मिले, आपका सेंटर वहां पड़ता है, तो वहां के इतिहास के बारे में जो आपके जो हम सफर बन जाते हैं कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए, उनसे जरूर वार्तालाप करिए, उससे बहुत जानकारी मिल जाती है। अगर उनके यहाँ अगर राजस्थान में पेपर पढ़ा है, गुजरात में पेपर पढ़ा है आपका, और राणा प्रताप के बारे में आपने चर्चा की, तो राणा प्रताप के बारे में आपको वीर गाथा ही मिलेगी पूरी। तो पंजाब का जो मेरा खुद का एक अनुभव है मैं आपको बताऊं तो पोरस के बारे में वहां के लोग मानने को तैयार नहीं कि पोरस हारे थे। अब ये हारने की बात क्या होती है कि पोरस हारे नहीं थे, इसका उल्लेख क्या है, क्योंकि उन्होंने उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। युद्ध तो पराजित हो गए थे, उनको बंदी भी बना लिया गया था, बंदी बना करके सिकंदर के सामने प्रस्तुत किया गया था। सिकंदर के सामने जब पेश किया गया था, सिकंदर ने उनसे यही शब्द कहा था। सिकंदर को तो भाई भाषा यूनानी उसको आती थी, यानी ग्रीक भाषा आती थी, तो वो हमारी भाषा को नहीं जानता। लेकिन जो ट्रांसलेटर महोदय उनके गुरु जी हैं, उनके गुरु की बात करें तो सिकंदर के गुरु कौन है, अरस्तु, और अरस्तु गुरु है प्लूटो, और प्लूटो के गुरु है सुकरात, और सुकरात के गुरु कौन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर दोगे, ठीक है। यहां तक तो सबको पता होता है, ये एक आम बात है, लेकिन मुझे आप सुकरात के बाद की कहानी बताओगे, सुकरात के गुरु कौन थे। सुकरात किसी गुरु थे नहीं, सुकरात के गुरु कौन थे, ठीक है। चलो अब होता क्या है कि जब पोरस सिकंदर सामने खड़े रहते हैं, उनको बांधकर बंधक बना के खड़ा कर दिया जाता है, तो जो है सिकंदर कहता है, यानी कि सिकंदर के थ्रू जो है अरस्तु कहते हैं कि बोलो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तुम्हें मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो पोरस कहते हैं कि मेरे साथ वही व्यवहार किया जाए जो एक वीर राजा दूसरे वीर राजा के साथ करता है। ये बात सुन करके सिकंदर बहुत ही जो है प्रफुल्लित होता है, और वो कहता है ना, वो एक तिरंगा फिल्म की डायलॉग नहीं है, खड़े हो बारूद की ढेर पर और पी रहे हो पाइप, वही कहानी बिल्कुल सीन समझ में हाँ आ जाती है। और उनके इस जो है उत्तर से सिकंदर बहुत प्रभावित होता है और उनके राज्य को उनको लौटा देता है, लेकिन अधिपत्य बना करके, यानी कि अपना उपनिवेश बना करके। अब यहां दो कहानी जन्म लेती है। सिकंदर ने पोरस यानी जीतने के बाद, पूर्व प्रदेश को जीतने के बाद कौन सा शहर बसाया था, एक अच्छा सा प्रश्न बन जाता है। सिकंदर ने 2 शहर बसाए हैं। सिकंदर की बात करें, सिकंदर ने 2 शहर बसाए हैं। एक शहर आपको पता होगा, ठीक है,
उसे कहते हैं बुकेफ्ला शहर है, कहीं कहीं बहुकेफ्ला लिखा होता है, लेकिन याद रखिएगा बुकेफ्ला शहर है, इसे कहीं कहीं बहुकेफ्ला लिखा होता है। ये इसके घोड़े के नाम पर है, इसके अश्व के नाम पर है, ठीक है। अब मैंने आपसे किया, ये शहर तो अपने घोड़े के नाम पर उसने अफगानिस्तान में बसाया था, यानी अफगानिस्तान और भारत के बीच में बताया था। लेकिन आपको बताना है कि पोरस के जीतने के बाद इन्होंने कौन सा शहर बसाया था, तो आप मुझे बताइए कौन सा शहर इन्होंने बसाया था, जल्दी बताइए। अगर बात करते हैं तो यहां पे एक शहर है निकैया, निकैया शहर, देखिए ये झेलम नदी के किनारे है, झेलम नदी के किनारे एक शहर है ये निकाया शहर। अगर आरओ की तैयारी कर रहे हैं आप, क्योंकि देखिए 2013 से ये प्रश्न बहुत चलन में है, बहुकेफ्ला 2013 से ये प्रश्न बहुत चलन में है। बात करें अगर कि उस समय एसएससी का इंटरव्यू हुआ करता था, एसएससी की पोस्ट के लिए इंटरव्यू चलते थे, अभी भी चलते हैं लेकिन अब कुछ पोस्टों के लिए रह गए हैं। तो 2013 के इंटरव्यू में ये प्रश्न पूछा गया है, और उस समय जो मेरे बैचमेट थे उनसे ये प्रश्न किया गया था कि सिकंदर ने अपने घोड़े के नाम पर किस शहर को बसाया था, या सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था। तो यहीं पर देखिए उसके घोड़े के नाम के बारे में जानकारी मिली, बुकेफ्ला उसके घोड़े का नाम है, या बहुकेफ्ला कह लें स्थानीय भाषा में, और उसके जो बताए हुए शहर का नाम है, ये भी शहर का नाम मिल गया। लेकिन यहाँ पे एक नया प्रश्न जन्म लेता है। अगर आरओ एआरओ लोअर पीसीएस की बात करें, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाएं, अगर थोड़ा सा बढ़ाएं, क्योंकि जो ये लेवल आपको दे रहा हूं मैं, ये वनडे एग्जाम के लिए। वनडे एग्जाम में हम बात करें एसआई, पैट, टेट, सीटेट, इससे बाहर आपका नहीं जाना है। लेकिन अगर आरओ एआरओ और लोअर पीसीएस या उसकी ओर बढ़ना है, तो थोड़ा सा दोस्त गहराई में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा यहां से आपको थोड़ी सी गहराई में लेना पड़ेगा कि ये जो है निकैया जो शहर है वो किसकी याद में बसाया गया है। जैसे हमने कहा नहीं कि अकबर ने एक शहर, एक बार अकबर ने फतेहपुर सीकरी जो बुलंद दरवाजा बसाया था, उस दिन मैं आपको पढ़ाते समय मेरे सिलेबस ऑफ टर्न हो गया था, मैं गलत बोल गया था, तो मैंने कह दिया था कि आपको खानवा विजय, जो कि मेरी गलती थी, उस गलती को मैं एक्सेप्ट करते हुए, वही सिलेबस ऑफ टर्न हो जाता है इंसान, वो दोस्त गलती हो गई होगी। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में उसने बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी बनवाया था, आपको पता है। तो अब ये एक ऐतिहासिक घटना है, जैसे कि ये देखो अंग्रेजों से, जैसे अंग्रेजों ने भी इस चीज को चुराया है, अपनाया है। ये कोई चुराने वाली चीज ये नहीं कि अच्छी चीज को अपनाना कोई चोरी नहीं कहलाती है। अब अगर अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेजों ने यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में शहीदों की याद में जो है इंडिया गेट बनवाया। फिर देख रहे हैं कि उसने देखिए जॉर्ज पंचम के आगमन में उनकी खुशी में प्रवेश द्वार बनवाया, भारत का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ इंडिया। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी है कि कैसे जुड़ रही थी, ये ऐसे नहीं जुड़ रही है। ये चीजें अगर हम कहें तो प्राचीन इतिहास से आपको लेकर चलनी होंगी, समझ रहे हैं, प्राचीन इतिहास से लेकर चलनी होंगी। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री लोग हैं, हमारे राष्ट्रपति लोग हैं कि किसी यानी कि कौन किसी आपदा में या किसी उसमें निकलने के बाद एक, यानी कि अगर बात करें आप तो देखिए जो कारगिल विजय दिवस है वो कारगिल विजय की याद में हम मनाते हैं उसको। आप देखिए इतिहास इससे भरा पड़ा है, ठीक है। शहीद द्वार अगर जो बनवाया गया है वो कारगिल में जो जवान हमारे शहीद हुए इनकी याद में कारगिल स्मृति द्वार बनवाया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका जो है निर्माण कार्य कराया, इसका जो है उद्घाटन उन्होंने किया। तो अब आप देखोगे तो ये चीजें इतिहास से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं हम इन चीजों को लेकर के ही चलेंगे। समझ में आया आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि सिकंदर महोदय जो है भारत पर काफी प्रभावी हो चुके हैं। इनका भाई पोरस का राज्य तो उन्होंने ले ही लिया है। अब इनकी नजर जो है झेलम नदी तो पार करके आ ही चुके हैं, भाई झेलम का तो हो ही चुका। अब इनकी नदी भारत में नहीं, उत्तर भारत और दक्षिण भारत और पूर्व भारत की ओर फैलने का इनका विचार है, क्योंकि हम पश्चिम से इन्होंने एंट्री की है। और भारत का ये एक छोटा सा दुर्भाग्य रहा है कि भारत पर जब भी आक्रमण हुआ है तो भारत के पश्चिमी राज्यों से ही आक्रमण शुरू हुआ है। कोई भी ले लीजिए आप, यानी कि पार्शिया को ले लीजिए, डेरियस को ले लीजिए, सिकंदर को ले लीजिए, इसके बाद आप जो है क्या नाम है तुर्क आक्रमण ले लीजिए आप, ठीक है, मुस्लिम आक्रमण ले लीजिए आप, या आप कहें अंग्रेजों का आना ले लीजिए आप, या यात्रियों का बाहर आना हो, वो सब पश्चिम पर ही है। टोटल पश्चिम से ही शुरू है, यानी पश्चिमी प्रांत जो भारत के हैं, ये गुजरात, पंजाब, ये इधर के जो क्षेत्र हैं, ये ज्यादा प्रभावी क्षेत्र रहे हैं आक्रमण की दृष्टि से, अगर हम बात करें तो, ठीक है। अब सिकंदर की इस जो मंशा को भांपते हुए जो पोरस महोदय हैं वो तुरंत जाकर के चाणक्य से मिलते हैं। अच्छा, चाणक्य महोदय के बारे में जब समझ लें, चाणक्य महोदय यानी कि अगर कहें बिहार के जन्मे चाणक्य महोदय, अपने बिहार से जन्मे चाणक्य महोदय, एक अगर बात करते हैं चड़ी पुत्र चाणक्य, इनके पिता का नाम चड़ी है, इनका जन्म हुआ है और ये बचपन से ही जिसे कहते हैं बड़े ही शालीन दिमाग और शार्प दिमाग के थे। ये शांत स्वभाव के व्यक्ति और बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं
कूटनीतिज्ञ व्यक्ति, कुटिल व्यक्ति कह सकते हैं आप, बहुत ज्यादा इनका अगर कहें तो देखिए नाम भी इसलिए पड़ा है कि विष्णुगुप्त, चलिए इनका बचपन नाम है, चाणक्य इनका नाम है, कौटिल्य इनकी नीतियों के नाम पर इनका नाम दिया गया है कौटिल्य, कि इनकी नीतियां ऐसी हैं। ठीक है, अभी इनकी नीतियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो चाणक्य महोदय हैं ये तक्षशिला में अध्ययनरत एक छात्र हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे इतना उन्होंने ज्ञान अर्जन किया कि उसी कॉलेज में वो पढ़ाने लगे। जैसे आज के समय में अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए आप जो है आपने बीटेक किया और बीटेक में जिस कॉलेज से आप बीटेक कर रहे हो उस कॉलेज में आप काफी मेधावी छात्र हो, अच्छा प्लेसमेंट आप नहीं लेना चाह रहे हो या आपने सैलरी के लिए अपनी प्लेसमेंट नहीं लिया, तो फिर कॉलेज ने आपको ऑफर कर दिया कि ऐसा है भाई तुम लोग क्वालिफाई हो चुके हो, तुम लोग फर्स्ट ईयर की क्लास तुम लोग लोगे, सेकेंड ईयर क्लास तुम लोग, ये होता है, नॉर्मली होता है। इस टाइम तो ये चलन में है कि आपका सेमेस्टर खत्म हुआ तो सेमेस्टर खत्म होने के बाद आप फर्स्ट ईयर क्लास आप लोगे, लास्ट सेमेस्टर में भी आपको ऑफर मिल जाता है ये चीजें। तो ये बड़ी उपलब्धियां होती है कि जिस स्कूल में मैं पढ़ रहा हूँ, जिस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, उस कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, जिनसे मैंने अध्ययन प्राप्त किया उनके साथ में पढ़ा रहा हूँ, ये बड़े गर्व की बात होती है। तो अब यहाँ पे समझिएगा चाणक्य महोदय उसी तक्षशिला में यानी कि विराजमान है। अब वो जो है एक अध्यापक बन चुके हैं। अब पोरस जब चाणक्य के पास चलकर आते हैं तो पोरस पूरी जो पूरा वृत्तांत है वो बताते हैं। और चाणक्य की मंशा थी कि पूरे भारत को अखंड भारत बनाने की, यानी कि पूरा भारत जो टुकड़ों में बट रहा है, क्योंकि भारत के जो चाणक्य के मन में दिमाग में जो बात आई थी नंद वंश के समय से ही ये बात चल रही है, क्योंकि भारत टुकड़ों में विभक्त हो चुका है। सिर्फ मगध एकमात्र ऐसा राज्य है जो एक छत्र है, बाकी सब इधर भारत जितने राज्य हैं सब बिखरे हुए हैं। अब इनको एक सूत्र में बांधना है, ये चाणक्य की मंशा है कि मैं भारत को अखंड भारत देखना चाहता हूं। आधुनिक चाणक्य की अगर मेरे विचार किए जाएं तो मैं आधुनिक चाणक्य जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को मानता हूं, क्योंकि शायद अगर वो ना होते तो अंग्रेजों ने हमको वो भारत दिया था जो भारत हम देख भी ना पाते, जो देखने में बिल्कुल अभद्र लगता। तो एक ये चाणक्य महोदय हैं और एक हमारे आधुनिक चाणक्य हैं, जो मेरी ये मंशा है कि अगर हम लोग एक आवाज उठाएं और जो है पटेल जी को चाणक्य आधुनिक आधुनिक भारत का चाणक्य ये एक उपाधि उनको प्राप्त करा दें। तो आपसे निवेदन है कि इस चीज को अगर इस बात से सहमत है तो एक कमेंट्स में जरूर करिएगा सर हम इस बात से सहमत हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आधुनिक भारत का चाणक्य कहना चाहिए, और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसको बताइएगा लोगों को कि हाँ वो बनने चाहिए, वो योग्य है वो व्यक्ति। वो किसी पार्टी, किसी धर्म, किसी प्रदेश से नहीं जोड़िएगा उनको सिर्फ जोड़िए कि वो हमारे लिए क्या है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। तो जब पोरस ने चाणक्य को ये बात बताई तो चाणक्य महोदय ने कहा ठीक है भाई। अब चाणक्य महोदय ये चाहते हैं कि सिकंदर का जो मुकाबला करने के लिए भारत में कोई ऐसा योद्धा होना चाहिए, कोई ऐसा राजा होना चाहिए जो सिकंदर का मुकाबला कर सके। क्योंकि सिकंदर के पास अगर बात करें तो सिकंदर ने एक ऐसी व्यवस्था को जन्म दिया था कि सिकंदर खुद कभी लड़ने नहीं आया करता था। सिकंदर के 3 सेनापति थे। अगर 3 सेनापति की बात करते हैं तो जो प्रमुख सेनापति है उसका नाम है सेल्यूकस निकेटर, जो प्रमुख सेनापति है। अगर बात करते हैं दूसरे सेनापति का नाम है निर्याकस, जो उसका जल सेनापति है, यानी कि जल क्षेत्र को देखने वाला उसका सेनापति है। और एक सेनापति उसके हैं क्रेटस। ठीक है, ये क्रेटस जो एक है, ये जो सेनापति महोदय हैं, ये कुछ जो मुख्य विभाग को देखते हैं। अब अगर हम बात करें यहां पे तो जो सेल्यूकस निकेटर महोदय हैं वो खास, यानी कि वो पूरी जो इनके साम्राज्य की पूरी जो बागडोर है वो मुख्य रूप से उनके हाथ में होती है, उन्हीं के हाथ में होगी। आप देख रहे हैं यहां से भाई, यहां से तुमको ये समझना है कि सिकंदर की इस व्यवस्था को तोड़ना कैसे है कि भाई 3 सेनापति हैं, युद्ध करने वो जाता नहीं है, उसकी रणनीति कितनी ज्यादा होगी, यानी कि युद्ध जो नीति है उसकी कितनी कुटिल होगी। और उनका गुरु कौन है? अरस्तु है। और अरस्तु किसके समकालीन है? जो कहे चाणक्य के समकालीन है। तो चाणक्य और अरस्तु यानी कि एक समकालीन 2 कुटिल व्यक्ति हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति हैं अगर हम कहें अरस्तु, और अर्थशास्त्र लिखने वाले व्यक्ति हैं चाणक्य महोदय। दोनों अपने जमाने में यानी कि शार्प माइंडेड और कूटनीति का सबसे बड़ा उदाहरण कहे जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक भी देखिए माने जाते हैं अरस्तु। इधर लेके चलते हैं, आपने उस दिन बात की थी, आपसे प्रश्न किया गया था। तो इन सब चीजों को लेके चलिएगा कि चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से ये कड़ियां हैं। ये इतिहास की जो इतिहास जब पढ़ते हैं तो एक दूसरे से ये कड़ियां जुड़ी होती हैं, बस इन्हीं कड़ियों को समझना है। बस इतिहास फिर आप भूल नहीं पाएंगे, वो शायरी फिर भूल जाएंगे कि इतिहास होती बेवफा, दिन को रटता रात को सफा। ये भूल जाएंगे आप, बिल्कुल भूल जाएंगे आप। अब होता क्या है, यहाँ पे चाणक्य महोदय पहुंचते हैं, कई राजाओं से मिलते हैं, लेकिन किसी राजा में उनको वो बात नहीं दिखती है कि जो सिकंदर का मुकाबला कर सके। इसी पहल में वो मगध साम्राज्य और धनानंद की ओर पहुंचते हैं। लेकिन धनानंद के राज्य में
पहुंचने से पहले इनको मालूम होता है कि वहां का जो अमात्य है वो तो अपना क्लासमेट है, अपना क्लास फेलो है, जिसकी बात करें मुद्राराक्षस। लेकिन मुद्राराक्षस चाणक्य से थोड़े ही मतलब 19-20 का भाव रखते थे, थोड़ी उनसे यानी कि पढ़ने में भाई कमजोर थे, जाहिर सी बात जलन तो रहेगी मुद्राराक्षस को। तो बच्चे तो ठीक है। अब चाणक्य महोदय ने मुद्राराक्षस से पहले मुलाकात की, फिर उन्होंने अपनी मनसा बताई कि मैं ऐसी सी बातें चाहता हूं और एक मुलाकात करा दीजिए मुझे मेरी किससे, धनानंद से, बस एक मुलाकात जरूरी है सनम, है ना। तो एक मुलाकात कराने की बात होती है, चलो ठीक है भाई। लेकिन चाणक्य महोदय को यह पता था कि ब्राह्मण सर्वोपरि है। प्राचीन काल से अगर मध्यकाल तक देखें तो ब्राह्मण सर्वोपरि है, ब्राह्मण का स्थान सबसे ऊंचा है। लेकिन ये राजमहल में लागू नहीं होता था। किसके राजमहल में नहीं लागू होता था? धनानंद के राजमहल में लागू नहीं होता था। आप अगर पौराणिक कथाओं में देखेंगे तो श्री रामचंद्र जब आते थे तो आते हैं सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन उनके कुलगुरु मुनि वशिष्ठ विराजमान रहा करते थे, वो नहीं उठते थे। ये गुरु का आदर था, ये एक जिसे कहते हैं वर्ण व्यवस्था का आदर था। लेकिन यहाँ पे चाणक्य महोदय को वही व्यवस्था पता थी, लेकिन जो आधुनिक व्यवस्था धनानंद के महल में चलती है वो उनको नहीं पता थी। यानी कि इनके आने पर पूरा राज्य, पूरे सभी लोग खड़े हो जाया करते थे, इवन गुरुजी भी, ये बातें चलती थी। अब होता क्या है कि मुलाकात फिक्स हो जाती है। फिक्स होने के बाद अब सभी लोग दरबार में बैठे हैं और उद्घोषणा होती है कि सावधान, महाराज धनानंद पधार रहे हैं। चलो भाई ठीक है, उद्घोषणा हो गई, सभी लोग अपने स्थान पर यानी कि जो अपनी है उस पर पदों पर खड़े हो गए अपने, भाई चलो ठीक है। लेकिन चाणक्य महोदय बैठे रह गए, मुद्राराक्षस भी खड़े हो जाते हैं। अच्छा, चाणक्य को ये चीज का आभास नहीं था, उनको ये चीज का ज्ञान भी नहीं था कि हाँ ऐसा कुछ हो जाएगा। तो धनानंद जब एंट्री करता है, धनानंद की पहली तिरछी नजर चाणक्य महोदय पर ही पड़ती है, चाणक्य गुरुजी पर पड़ती है। और गुरुजी को देख करके धनानंद बहुत ही जिसे कहते हैं तिलमिला उठता है, क्रोधित हो जाता है कि मेरे सम्मान में सभी लोग खड़े हुए और ये व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ। इस बात का अनुभव आपको तब होता होगा यदि आप अध्यापक हैं। आप में से बहुत से लोग अध्यापक भी होंगे, पढ़ाते होंगे बच्चों को, या किसी कोचिंग में अगर आप पढ़ा रहे हैं, आपने क्लास में एंट्री की और बच्चे उठ के खड़े जाते हैं, एक बच्चा उसमें से ना उठ के खड़ा हो तो आप उस बच्चे को नोट कर लेते हैं माइंड में, यार ये खड़ा क्यों नहीं हुआ, ये लगता है नया लड़का है या मगरूर टाइप का है, घमंडी टाइप का लड़का है, या आपके दिमाग में बातें चली आती हैं। ये देखिए ह्यूमन नेचर है ये। लेकिन वो तो राजा है भाई। अब उसके दिमाग में ये बात आई, चलो भाई अमात्य ने कहा कि महाराज हमारे मित्र हैं, ये हमारे क्लासमेट हैं और ये कुछ बात आपसे करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। धनानंद ने कहा कहो। अब भाई जब राजा के महल में कुछ बात कही जाती है तो एक वृत्ताकार बीच में आकार का एक जिसे कहते हैं कलाकृतियां होती हैं, जिसे आलेखन कहा जाता है। उस आलेखन में खड़े होकर के ही फरियादी अपनी फरियाद को सुनाता है। जो फरियादी होता है कि ये जो है अगर कहें फारसी लफ्ज है फरियादी, ठीक, यानी कि जो अपील करता है, याचिका करने वाला व्यक्ति है, याचक जो है, वो बीच उस स्थान पर आलेख में खड़ा होता है और उसी में उसको अपनी बात कहनी होती है। ये एक सिस्टमैटिक ढंग है अपनी बात को रखने का। जैसे अदालत में कटघरे में खड़े होकर बात करना है ना, कटघरे में जो खड़े होकर बात करते हैं, नहीं का स्थान बना दिया गया है आपका। ठीक उसी प्रकार ये व्यवस्था प्राचीन काल की व्यवस्था थी जो राजमहलों में दिखती थी कभी कभी। अब चाणक्य को ये तनिक भी भान नहीं था कि ऐसा कुछ भी होता है और चाणक्य महोदय उस आलेखन से वार्तालाप करते करते उस आलेखन से आगे निकल जाते हैं और धनानंद की जो सिंहासन की सीढ़ियां हैं उस सीढ़ियों तक पहुंच जाते हैं बात करते करते। इस पर धनानंद और बौखला उठता है, इसे जैसे कहते हैं मिसबिहेव मानता है, ठीक है, अपना अनादर समझता है और उतर कर नीचे टहलते हुए आता है, सीढ़ी तक आता है और एक जो है गुरु जी को यानी चाणक्य महोदय जी को एक दे मारता है, इसे कहते हैं एक प्रहार लात से अपने कर देता है, अपने पैरों से एक प्रहार उनके वृक्ष पर कर देता है और वो गिर जाता है। और ये शब्द कहता है कि तुमने कभी राजभवन को देखा है, तुमने राज मर्यादा को कभी जानते भी हो, तौर तरीके तुमने देखा भी है, तुम्हारे बाप दादा कभी राजभवन में गए होंगे। ये सब बातें उनको जलील कर देती हैं। चाणक्य महोदय उठते हैं। चाणक्य महोदय जानते हैं कि गुस्से को पी करके उसे हथियार बनाना चाणक्य महोदय को बहुत अच्छी तरह आता था। और यही मैं आपसे भी कहूंगा कि गुस्से को पी करके हथियार बनाना सीखिए, उसको घूंट पी लीजिए और उसको हथियार बनाइए, उसको अध्ययन में दिखाइए। लोग कह रहे हैं, जितने भी आपके नात रिश्तेदार कह रहे हैं कि अरे कब से पढ़ रहा, सिलेक्शन नहीं लेगा, घर वाले नहीं बोलते हैं, बाहर वाले ज्यादा बोलते हैं। ये एक है, ये प्रैक्टिकली हम पर भी लागू होता है, मैं भी उससे गुजर भी रहा हूं। तो ऐसा नहीं है, आप उस चीज को सुनिए, उसको हथियार बनाइए और उसी हथियार से फिर साले को काट डालिए, सबको दिखा दो कि हाँ देखो हम क्या हैं। ठीक है, अब समझना यहाँ पे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं
चाणक्य महोदय उठे, चाणक्य महोदय ने कुछ झाड़ा वाड़ा कुछ ठीक ठाक है। चाणक्य महोदय जब भी कोई कार्य करते थे तो उससे 3 कदम आगे की सोचते थे। हम लोग उतना नहीं सोच सकते, उनके जैसा दिमाग पाना बड़े दुर्लभ की बात है, लेकिन वो 3 कदम आगे सोचते थे कि अगर ऐसा हुआ, कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगा। तो स्थानीय जो घटना इंडिका पुस्तक की है मैं वो बताऊं आपको। इंडिका पुस्तक थोड़ी बहुत अध्ययन मैंने की है, ज्यादा मैं नहीं पढ़ा हूँ, थोड़ा बहुत ही पढ़ पाया हूँ। तो उसका अध्ययन मैं आपको बताऊं कि एक पदार्थ होता है लोहबान जिसे कहते हैं। इस्लाम धर्म में इसकी जो हवा है गुरुवार को अक्सर मज़ारों पर दिखाई जाती है, देखते होंगे लोहबान बहुत तेज ये वो करती है। तो ये रखे थे अपनी पोटली में रखे रहते हैं। इन्होंने क्या काम किया, जो मसाले जल रही थी मसालों में इसको फेंकते हैं मसालों के अंदर, और मसालों में से यानी कि वो धुंध निकलना शुरू होता है, धुआं और धुएं के बीच में कोई किसी को देख नहीं पाएगा, धुआं अच्छा खासा निकलता है लोहबान से। और उसी समय ये कहते हैं अपनी चुटिया खोलते हैं, ब्राह्मण की चुटिया, यानी कि जब भी केस खुला है तब भी कुछ ना कुछ बवाल हुआ है। द्रौपदी ने केस खोले थे तो महाभारत हुआ था। चाणक्य महोदय ने अपनी चुटिया का केस खोला तो देखिए इतना बड़ा कांड हुआ। ठीक है, उन्होंने केस खोलते हुए कहा, दुष्ट धनानंद, जब तक मैं तेरे वंश का समूल नाश न कर दूं तब तक इस केस में यानी चुटिया में गांठ नहीं लगाऊंगा। और ब्राह्मण की चुटिया जानते ही हैं कि उसका कितना महत्व है। आप जरा उठा करके उपनिषदों को पढ़िए तो ब्राह्मण के जो केस हैं उसका आपको जो है व्याख्यान मिल जाएगा। जो भी ये जो हम लोग चुटिया क्यों छोड़ते हैं हिंदू धर्म की प्रथा के अनुसार, इसका उल्लेख आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है कि चाणक्य महोदय वहां से निकल करके किसी प्रकार, क्योंकि मैंने आपसे पहले बताया धनानंद से असंतोष बहुत ज्यादा है लोगों के अंदर, तो चाणक्य महोदय को भागने में आसानी मिल गई। चाणक्य जब महोदय यानी गुरु जी जब भाग लेते हैं तो इसी भागते समय चाणक्य महोदय की मुलाकात एक स्थान पर होती है, यानी एक बच्चे के खेल को देखते हैं वो, क्योंकि बहुत लथपथ हो चुके हैं भागने में, भाई कुछ चोटें तो आई हैं उनको, थोड़ा जख्मी है, लेकिन वो किसी न किसी प्रकार से जंगल के रास्ते होते हुए अब वो एक स्थान पर पहुंच चुके हैं छिपे हुए। लेकिन कुछ ही देर बाद वहां पे बच्चे छोटे आते हैं और कुछ खेल शुरू करते हैं। ये एक बड़ी अच्छी कहानी है, मनोरम कहानी है। इसका जो अगर ये जो कहानी कहें आपका जो ये जो मेरे पास स्रोत हैं, ये इंडिका पुस्तक के स्रोत हैं, कुछ किताबों के स्रोत और हैं, फिल्मों के स्रोत हैं, और अगर कहें कुछ जो है सीरियल्स के भी स्रोत इसमें मिले हुए हैं। सभी स्रोतों को मैं मिलाकर वो कहानी बता रहा हूँ, याद करने का आसान तरीका और पेपर से हमारे कितने क्वेश्चन बन जाएंगे उनका तरीका। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि जब वो पहुंचते हैं यानी कि जो इस खेल को, तो उसमें एक छोटा सा बच्चा आता है, यानी कि करीब अगर कहा जाए कि 9-10 साल का एक बच्चा है, वो आता है और वो क्या करता है, वो एक ऊंचे पत्थर पर बैठ जाता है, बिल्कुल स्टाइल में, राजा की स्टाइल। जब वो स्टाइल में बैठ जाता है तो उसको ये चीज यानी कि समझिएगा कि जब एक राजा की तरह वो बैठा है, यानी कि दरबारी बैठे हुए। अब यहीं पे एक चीज समझिएगा, कहते हैं ना पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। समझिए यहाँ पे कि एक छोटा सा बच्चा है, उसके अंदर राजा बनने की इतनी लालसा है कि वो बचपन से राजा का खेल खेल रहा है। और हम आप देखिए, हम आप यानी कि मिडिल क्लास की फैमिली अगर बात करें, लो क्लास की फैमिली, यहाँ तक इवन बात करें, तो हम लोग का जो बचपन का खेल होता है क्या होता है, हम लोग जब छोटे थोड़े से बड़े हुए खेलने लायक होते हैं तो हम लोग दिवाली में जो बर्तन आते हैं उस बर्तन को ला करके खेलते हैं, खाना पकाना खेलते हैं, मम्मी पापा वाला खेल खेलते हैं। और कहानी हम लोग की कहां तक जाती है, हम लोग मम्मी पापा बनकर के खत्म हो जाते हैं, है ना। मतलब आपको एक प्रैक्टिकली नॉलेज दिखेगा कि मतलब हम लोग का जो बचपन का खेल है वो कैसा है। और एक अनोखा बालक है जो वो ये खेल चुन रहा है कि मैं राजा राजा का खेल खेलूंगा। हम लोग चोर पुलिस का खेल खेलते हैं, जिंदगी में भागते रहते हैं, चोर पुलिस, पता नहीं कौन दौड़ा रहा है कौन भाग रहा है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखिए तो मम्मी पापा का खेल अगर आपने भी खेला होगा तो आपको भी एहसास होगा, अरे यार बचपन में तो ये खेल हमने भी खेला था यार। तो लाइफ कहाँ जाएगी हमारी, यानी कि लाइफ कुल मिलाकर के बस नौकरी, छोकरी, परिवार, बस आगे कुछ नहीं है। तो उसे भैया थोड़ा सा यार, मैंने आपसे कहा ना कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। अब ये जो बालक बैठ करके जो राजा का खेल खेल रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, इसके सामने एक प्रश्न आता है। एक प्रश्न यानी कि एक बालक प्रश्न लेकर आता है, बालक नहीं इसे कहेंगे कि वो राजा है, और दरबारी का एक दरबारी एक प्रश्न लेकर के आता है कि महाराज चंद्रगुप्त मौर्य जी, आपने जो पिछले वर्ष, गत वर्ष जो क्रीड़ा स्थल पर बबूल के पेड़ को कटवाया था उसमें अंकुर निकलने लगे हैं, वो फिर से अंकुरित होने लगा है, और आगे आने वाले समय में वो हमारे जो खेल के स्थल को खराब कर देगा, क्योंकि भाई कांटा गिरेगा, कांटा पैर में चुभेगा। उस जमाने में तो भाई एडिडास और इसके जूते तो हम लोग के पास थे नहीं कि हाँ भाई चलो जूता पहने तो कांटा कुछ गड़ेगा नहीं, मैच खेलने गए। तो यानी कि अब बच्चे ध्यान दे रहे हैं इस चीज की ओर। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य ने अच्छा सा उत्तर दिया कि कल सभी लोग अपने घरों से क्या करेंगे, अपने घरों से दही और छाछ लेकर के आएंगे, और यही कह करके सभा को समाप्त कर दिया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने घर की ओर यानी प्रस्थान करते हैं, चाणक्य उनके पीछे पीछे। इस दौरान जो है चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य एक बार मिल जाते हैं, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है, और वो अपने गुरुजी को पकड़ लेते हैं। कहते हैं आप महाराज कौन है
और आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? किसी ब्राह्मण को इस तरह से पीछे आना शोभनीय नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य जब ये प्रश्न करते हैं तो चाणक्य कहते हैं मेरा एक प्रश्न है, उस प्रश्न के लिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे चला आया। मेरे प्रश्न का ये उत्तर दो, तुमने दही और छाछ क्यों मंगाया? उस जो वृक्ष था उसको पिछली बार जब तुमने कटवा दिया था तो फिर कटवा देते, क्या दिक्कत थी इसमें? इसमें समय कम लगेगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। दही छाछ से क्या तुम क्या करोगे उस पेड़ का? तो उन्होंने कहा, मतलब छोटे से बालक की सोच से देखिएगा कि मैं इसकी जड़ों को खोदकर इसमें दही छाछ मिला दूंगा। दही छाछ खट्टे होते हैं और इस खट्टेपन से इस पेड़ की शाखाएं सूख जाएंगी, जड़ें सूख जाएंगी और ये पेड़ नष्ट हो जाएगा, ये कभी दोबारा नहीं अंकुरित हो पाएगा। और यही कहानी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए मिलती है। यही कहानी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए मिलती है और यही कहानी चाणक्य महोदय के लिए भी मिलती है। चाणक्य महोदय का जो बचपन है वो भी कुछ इसी प्रकार है। उन्होंने भी बचपन में एक पेड़ को नष्ट करने के लिए कुछ इसी प्रकार की घटनाएं की थी। चाणक्य महोदय को अपनी तुरंत उस चीज का भान हो जाता है, उसकी तुरंत उनको जानकारी होती है कि मैंने भी ये घटना की थी। अब जब ये जानकारी होती है तो चाणक्य महोदय तुरंत चंद्रगुप्त मौर्य के घर पहुंचते हैं। घर जाकर के यानी कि 2-3 दिन मुआयना करते हैं और जब मुआयना करते हैं तो देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य की माता है उनके हाथों में एक मुद्रिका है, लेकिन ये राजकीय मुद्रिका है। चाणक्य महोदय को थोड़ा सा भान होता है कि कहीं ना कहीं संबंध राजकीय परिवार से इनका है। चाणक्य महोदय मूरा के समक्ष उपस्थित होते हैं, यानी मूरा चंद्रगुप्त मौर्य की माता जी हैं। मूरा के समक्ष उपस्थित होते हैं तो पूछ बैठते हैं कि हे देवी, मुझे पूरा वृत्तांत बताएं, चंद्रगुप्त मौर्य किसका पुत्र है, इसके पिता कौन है? और जानकर हैरानी होगी आपको, चंद्रगुप्त मौर्य के जो पिता हैं वो धनानंद के चचेरे भाई हैं। नाम आप कमेंट्स बॉक्स में करिएगा, सभी हम बता देंगे तो आप क्या ढूंढोगे, ठीक है। अब वहां जो मूरा से उन्होंने गंधर्व विवाह तो किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका यानी कि वो शिकार करने जाते हैं और जंगल में कुछ कारणों से वो खुद शिकार बन जाते हैं। अब जब वो यानी कि वो नहीं रहे तो मूरा के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जा करके धनानंद को बता सके कि मैं आपकी पुत्र वधू हूं, यानी आपकी बहू हूं। ऐसा नहीं बता सके, ये बता ही नहीं सकता, क्योंकि धनानंद जो है अपने राज्य में अपने बच्चों का प्रतिद्वंदी नहीं चाहता था। वो जाहिर सी बात है मार डालेगा, क्योंकि बहुत क्रूर शासक है। तो मूरा ने कभी हिम्मत नहीं जुटाई, वो कभी गई भी नहीं। अपने बच्चे को जन्म देती है और मोर का पालन करती थी, उसका परिवार मोर का पालन करता था। तो मोर को पालना है और मोर के जो पालन जब होता है तो उस जमाने में हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर नहीं हुआ करता था। मोर समझिएगा, यहीं से मोर से मौर्य जुड़ा हुआ है। मूरा उनका नाम है उनकी माता का। और ये प्रश्न अच्छा सा बनता है, कौन सा वंश था जिसके झंडे पर नाचता हुआ मोर अंकित था? ये प्रश्न है, ये प्रश्न आरो यारो का है। तो वो शासक कोई और नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य होंगे। अपने झंडे पर, अपने सिंहासन के पीछे वो मोर यानी मोर के पंखों का साम्राज्य बनाकर रखते थे। वो इनका ये पहचान हुआ करती थी। समझ रहे हैं इतनी चीजों को? चाणक्य महोदय को जब इस पूरी बात की जानकारी मिलती, चाणक्य महोदय कहते हैं, हे देवी, मुझे आपका पुत्र राष्ट्रीय उत्थान के लिए चाहिए, यानी कि देश के निर्माण के लिए मुझे आपका पुत्र चाहिए, कृपया कर ये भेंट मुझे दे दें। तो देवी राजी जाती है, लेकिन इसको ऐसा मालूम चले कि उन्होंने अपने बच्चे को बेचा है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो जिसे कहते हैं निष्ठा से अपने अंदर एक क्रोध को पालते हुए कि मेरी माँ ने मुझे बेच दिया है और मैं अब इनके अधीन हूं और इनकी बातों को मानूंगा। क्योंकि पुत्र मोह, जो माता का मोह और पुत्र का मोह है, वो मोह कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर थोड़ी सी हम अगर वो कर देंगे, वगैरत कर देंगे, तो यहाँ से मोह खत्म हो जाएगा थोड़ा सा, जैसे है ना। तो अब इसी को दिखावे के लिए, दुनिया को दिखावे के लिए, चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर ये बात जगाने के लिए 4 पर्ण में चंद्रगुप्त मौर्य उनकी माता को 4 पर्ण देते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लेते हैं। चाणक्य महोदय चंद्रगुप्त मौर्य को उनकी माता से 4 पर्ण में खरीद लेते हैं। पर्ण यहाँ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो ये पर्ण शब्द है, ये पर्ण शब्द जो है, यही आपसे पूछेगा कि जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश की मुद्रा क्या थी? पर्ण थी। इंग्लिश में इसे पर्ण कहा जाता है। और मौर्य वंश की मुद्रा पर्ण है, तो यानी कि इस वंश से ही तो ये वंश ने अपना लिया है मुद्रा। मुद्राओं का भी एक टॉपिक है। मुद्राएं जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि भारत में धातु की मुद्राएं जब जब अंकित हुई हैं, कौन कैसे बना, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, जस्ते के सिक्के, है ना, तांबे के सिक्के। और वर्तमान समय में हमारे पास भारत में जो सिक्के चलते थे, आपको याद होगा, जस्ते के सिक्के बड़े बड़े रुपए लाते थे। 1 रुपए के सिक्के फिर छोटे हो गए, फिर लोहे के सिक्के आने लगे बड़े बड़े, अब छोटे सिक्के लोहे के आने लगे, जिसे हम लोग स्थानीय लोग लेते नहीं, कहते भाई चलेगा नहीं है 1 रुपए वाला सिक्का, ये छोटा सिक्का है, दूसरा तो चलेगा नहीं। ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। जब मुद्रा टॉपिक शुरू करेंगे तो मेरे पास करेंसियां हैं, मेरे पास जो सिक्के हैं वो प्राचीन सिक्के रखे हैं। मैं प्राचीन सिक्के आपको दिखा कर समझाऊंगा, बस विश्वास रखिए। और विदेशी सिक्के भी कुछ हैं, उनको भी मैं दिखाऊंगा कि विदेशों में जो सिक्के हैं वो कैसे, कितने प्योर हैं। यानी कि अगर तांबे के सिक्के की बात करें, पीतल के सिक्के की बात करें, तो आज भी अफ्रीका के देशों में चल रहे हैं।
अफ्रीका के देशों में मैं आपको दिखाऊंगा कि वहां के लोगों के बीच में सिक्के हैं, है ना, तो वो हम बातें करेंगे। अब यहाँ पे पर्ण की बात जब आई तो अब चाणक्य महोदय जो है चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के प्रस्थान कर रहे हैं तक्षशिला की ओर। यानी तक्षशिला में हम अब क्या है, इस बालक का पालन पोषण करेंगे, बालक का जो है भविष्य निर्माण करेंगे। लेकिन इसी बीच चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के साथ साथ यानी घटना सामने घटती है कि एक छोटी सी बालिका को स्थानीय लोग पत्थर मार रहे होते हैं। उस जो है अबोध बालिका उसको पत्थर मार रहे हैं, तो चाणक्य महोदय इस घटना को रुकवाते हैं और इस घटना का पूरा सारांश प्राप्त करते हैं कि भाई ऐसी क्यों घटना, ये क्या घटना है। तो मालूम चलता है कि ये जो बच्ची है, जो ये बालिका है, इसे स्थानीय लोग डायन मान रहे हैं। लेकिन क्यों मान रहे हैं, उसके पीछे की वजह यह है कि नीम की हमशक्ल एक होती है बकैन, जिसे कहते हैं नीम का बड़ा भाई खाता है बकैन को। बकैन अधिक मात्रा में खाने से मृत्यु भी हो सकती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन वो जो बालिका है उसे वो अंगूर समझकर खा रही है और उसे कुछ भी नहीं हो रहा है। छोटी सी बालिका है, उसे वो लग रहा है अंगूर पेड़ पर लगे और वो खा रही है, उसे कुछ नहीं हो रहा है। तो लोगों को लगा कि ये डायन है, ये पक्का है, आगे चलकर कुलनाशी होगी ये, इसलिए उसको मारा जा रहा है, उसको मारने के फिराक में लगे हुए। लेकिन चाणक्य ने तुरंत वहीं से एक दिमाग बनाया, क्योंकि वो बालिका जो छोटी सी बालिका है, नैन नक्श उसके बड़े सुंदर हैं, वो अपने समय में कितनी सुंदर स्त्री होगी ये वो समय ही बता पाएगा, यानी कि उसे कहते हैं सुंदरता की एक प्रतीक होगी। तो चाणक्य को ये बात बताती है कि पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी है स्त्री। स्त्री यानी कि अगर हम बात करते हैं तो हमारे पुरुषार्थ में जो 4 पुरुष के अर्थ बताए गए हैं, धर्म काम अर्थ मोक्ष, ये जो हमारे बताए गए हैं। तो जो धर्म है, अर्थ है, फिर काम है और मोक्ष है। तो जो काम जो तीसरा चीज है उसे हम बोलते हैं लस्ट, लस्ट इन द, जिसे कह सकते हैं आप सेक्स। ये एक हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो ये पुरुष की कमजोरी तो है ही, और स्त्री अगर ऐसी हो यानी कि विश्व कन्या अगर उसके बना लिया जाए तो अपने हम मार्ग में और जो है आगे बढ़ सकते हैं, किसी को भी मारना बहुत आसान होगा। और प्राचीन काल में आप जानते हैं जब युद्ध हारते थे तो युद्ध हारने के तौर पर या जीतने के तौर पर संधि होती थी एक। तो संधि में जो भी उपहार स्वरूप आप दे दें या जो हम उपहार स्वरूप आपसे ले लें, तो उपहार स्वरूप में यानी स्त्री को अगर हमने अपनी भेंट किया तो स्त्री आपका काम तमाम कर देगी और साम्राज्य आपका हमारा हो जाएगा। इस विचारधारा से चाणक्य महोदय ने विश्व कन्या की उत्पत्ति की, जो अभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं चलन में। बहुत बड़े बड़े देश अगर बात कहें तो बहुत बड़े देश हैं, जो खुफिया एजेंसियां हैं, ये जो खुफिया जासूसी प्रथा है, ये सब चाणक्य महोदय की देन है। लेकिन चाणक्य महोदय को यह भी पता था कि चाणक्य महोदय जानते थे कि चंद्रगुप्त मौर्य भी एक पुरुष है और कहीं ना कहीं इसके अंदर भी वो तीसरी जो मैंने बताई पुरुषार्थ की भावना, लस्ट, सेक्स, वो भी है। तो कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य को भी मारना आसान होगा, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भी वो बचपन से जहरीला बना रहे थे। और इधर वो लड़की तो ऑलरेडी यानी बचपन से उसको ऐसा है कि उस पर जहर असर नहीं करता। जैसे आप में से बहुत से लोग होते हैं, जैसे मधुमक्खी का डंक असर नहीं करता है, जो ततैया काट लेता है उसका डंक असर नहीं करता है, बर्रैया काटती है उसका डंक असर नहीं करता है। इसमें से बहुत से ऐसे लोग होंगे, आप भी लोग होंगे कि काटा तो लेकिन उसको वो कहते हैं चढ़ता नहीं, फूलता नहीं, कुछ होता नहीं, बस थोड़ी सी खुजली हुई और वो खत्म हो गई। ये एक ह्यूमन नेचर है, ऐसा नहीं है किसी किसी की बॉडी में ज्यादा हो गया है तो चीजें ठीक है। अम्ल और क्षार यही 2 खेल होता है। जो भी डंक मारता है, चींटी जब काटती, चींटी में भी देखते हैं कि वो खुजली और लाल हो गए और चकत्ते पड़ गए, किसी किसी में नहीं पड़ते। तो अम्ल और क्षार का पूरा पूरा खेल है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य को अब शिक्षा दीक्षा शुरू हो चुकी है, चंद्रगुप्त मौर्य अब आगे बढ़ चुके हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो इन्हें सिकंदर की सेना में भेज जाता है। सिकंदर की सेना में भर्ती करने का आदेश देते हैं आचार्य चाणक्य कि तुम जाओ सिकंदर की सेना में भर्ती हो जाओ और इनकी स्ट्रैटेजी को पढ़ करके आओ, ये लड़ते किस हिसाब से हैं, इनकी जो लड़ने की कला है, जिनकी डिफेंस टेक्निक है, वो जो जाओ और सीख करके आओ। इसी चीज को देखना, ये जो संबंध है, ये जो चाणक्य और इनके बीच संबंध, ये संबंध प्राचीन का है। लेकिन मध्यकाल जब भारत में आओगे तो ये संबंध तुम्हें दिखाई देगा बाबर और शेरशाह सूरी के मध्य। बाबर की सेना में शेरशाह सूरी एज अ वर्कर्स जो है एक ज्वाइन हुआ था, धीरे धीरे पदों पर बढ़ते गया वो, लेकिन बाबर ने उसे पद से निकाल दिया था कुछ समय, क्योंकि वो बहुत महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति का था। बाबर ने हुमायूं से कहा भी था कि बेटा इस व्यक्ति से दूर रहना, ये व्यक्ति जो है बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। लेकिन जो शेरशाह सूरी है वो बाबर की रणनीतियों को समझ चुका था, जान चुका था, इसीलिए उसका परिणाम देखिए हुमायूं को भोगना पड़ता है। हुमायूं कभी भी अपने लाइफ में जो युद्ध है, 2 युद्ध लड़ते हैं जो शेरशाह सूरी से, वो कभी जीत नहीं पाते हैं। चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध, आपको पता होगा, ये दोनों युद्ध में हुमायूं की पराजय होती है और दिल्ली हाथ से इनकी चली जाती है। अब आगे बात करते हैं, तो यही चीज तुम्हें आगे चल करके मिलेगी। आधुनिक भारत की ओर आओगे तो यही जासूसी व्यवस्था समझ ले, या इनकी व्यवस्था को जानने के लिए हम यहाँ पे जासूस भेज रहे हैं, यानी कि सैनिक तो जा रहा है लेकिन ये हमारा जासूस है। इसी व्यवस्था में अगर देखें तो पाकिस्तान में अजीत डोभाल जी ने 7 वर्षों तक वहां व्यतीत किया। वहां पे वो रहे एज अ फकीर बनकर रहे, कभी सब्जी वाले बनकर रहे, कभी कुछ बनकर रहे, और पूरा उन्होंने सब कुछ जाना। सब कुछ जाना कि नहीं जाना, आप देखें ना, परमाणु बम कार्यक्रम से लेके पाकिस्तान के परमाणु बम कार्यक्रम 98 से लेकर के अगर बात करें तो डोभाल जी पाकिस्तान में थे,
पाकिस्तान में उन्होंने सारी बातें बताई भी थी भारत में। पीवी नरसिम्हा राव के समय से जो है वो थे और उन्होंने इस बात को बताया भी था कई बार। अगर कहें तो जो जो पीवी नरसिम्हा राव है, एचडीवी गौड़ा है, इन सबको उन्होंने बताया था। अगर उसके पहले एक बार ये पाकिस्तान दौरा कर चुके थे, देसाई जी के समय में थे ये। देसाई, जब इंदिरा गांधी ने पहला परमाणु परीक्षण किया था तो देसाई जी के समय में पाकिस्तान करने वाला था, और पाकिस्तान के समय में भी डोभाल जी वहां पे डोभाल जी थे। डोभाल जी की इस बात को बताने पर देसाई जी ने बातों बातों में ही, मुलाकात में ही, जब जो है सार्क सम्मेलन या उसकी सम्मेलन की बात करते, जब मुलाकात होती है उसी में ये बात बक देते हैं, वो कह देते हैं कि हमें क्या पता नहीं है आप जो वहां कर रहे हैं पाकिस्तान में। और इससे फिर जो है हमारा जो खुफिया तंत्र है वो कमजोर पड़ जाता है। अब देखना यहाँ से, यही जो खुफिया व्यवस्था, इस व्यवस्था को जन्म यानी चाणक्य महोदय ने दिया है। अब यहीं से एक बात निकलकर सामने आती है। बात यह है कि सिकंदर की स्ट्रैटेजी को चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ लेंगे, और चंद्रगुप्त मौर्य जब पढ़ लेंगे तो जब ये राजा बनेंगे तो सिकंदर का जो सेनापति, जो प्रमुख है सेल्यूकस निकेटर, वो जब युद्ध लड़ने आएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य से वो हार जाएगा, उसको मुंह की खानी पड़ेगी। सच्चाई है ना, क्योंकि वो 305 ईसा पूर्व जब भारत पर आक्रमण करेगा, चंद्रगुप्त मौर्य उस समय राजा रहेंगे। 322 में चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना करेंगे, और उस युद्ध के परिणाम स्वरूप सेल्यूकस निकेटर हार जाएंगे और अपनी पुत्री हेलेना, जिसका नाम है कार्लिनिया, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवाएंगे संधि के तौर पर, जो मैंने आपसे बात बताई थी। अब होता क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य को एक कार्य और दिया गया है कि सिकंदर की सेना में ये भ्रम फैलाओ कि उसके सैनिकों के अंदर हौसला टूट जाए, अशांति उनके अंदर हो जाए कि भारत पर शासन आप नहीं कर सकते, भारत की जो देवी है वो नहीं चाहती कोई विदेशी यहाँ पर रहे, राज करे, सबका नाश होगा, समूल नाश होगा, सब मारे जाएंगे। ये बात तुम बार बार कहो, रोज कहो, सुबह शाम कहो, उनके दिमाग में घर कर दो बिल्कुल कि हाँ ये बात सच है। जैसे ये बात बचपन से हम और आप सुनते चले आ रहे हैं, बचपन से हमारे दिमाग में घर कर दिया गया है कि बेटा पीपल के पेड़ में ब्रह्म बाबा रहते हैं। आज तक ब्रह्म बाबा को ना आपने देखा है ना हमने देखा है, लेकिन माता पिता ने, माता पिता के माता पिता ने, उनके माता पिता ने ये बात बता रखी है। क्यों बता रखी है? क्योंकि पीपल जो है ये प्राणदाता वृक्ष है, सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है। अगर इसके बारे में हम ये भ्रांतियां नहीं फैलाएंगे तो इसका भी अंत शुरू हो जाएगा, इसकी भी लकड़ियां इंसान काम में लेना शुरू कर देगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में तो आ ही जाएंगी ना। तो जब ये चीज व्यवस्था बनेगी तो ये पेड़ नष्ट होना शुरू हो जाएगा, और नष्ट होना शुरू हो जाएगा तो वातावरण यानी एनवायरमेंट से ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन कम हुआ तो हम सब कम हो जाएंगे। अभी देख रहे हैं ना ऑक्सीजन सिलेंडर कितना महंगा मिल रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए रो रहे हैं आप लोग ना, देख रहे हैं ना, तो इसीलिए, बस इसी व्यवस्थाओं के लिए। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर ये बात जब चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर की सेना में बताते हैं तो सिकंदर की कुछ सेना के लोग यानी जो भारतीय वो तो मानते हैं, लेकिन जो यूनानी है वो नहीं मानते हैं, क्योंकि वो भूत प्रेत इन सब बातों में यकीन नहीं करते थे उस जमाने में। चलो भाई ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य जी के कहने पर एक कार्य किया। इनका जब भोजन बनता था तो इनका अलग भोजन, इनका अलग भोजन, यानी कि हिंदुओं और भारतीयों का भोजन, यानी कहें कि जो ये इंडियन है, इंडियन का भोजन अलग, और इधर जो है यूनानी जो है इनका भोजन अलग। तो अब दोनों का भोजन अलग, क्योंकि भाई ये स्पाइसी ज्यादा खाते हैं, स्पाइसी कम खाते हैं, अलग अलग टेस्ट का भोजन है। तो जब भोजन जहाँ यूनानियों का भोजन बन रहा है वहां इनके भोजन में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को मरे हुए चूहे दिए, जो जहर खाकर मारे गए चूहे हैं। अब आपको हमें उत्तर देना है कि चूहों को मारने के लिए किस जहर का प्रयोग किया जाता है, किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, या आप हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे, ठीक है। अब वो चूहे जो जहर खा के मरे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने लाकर के यूनानी भोजन के भोजनों में मिला दिया, यानी भोजनशाला में जाकर के मिला देते हैं वहां पे। अब जैसे ही मिलाते हैं, यानी कि लकड़ी रखने के बहाने गए और भगोने में डाल के चले आए, फिर लकड़ी रखने के बहाने गए, भगोने में से चूहों को निकाल के बाहर फेंक दिया, यानी कि थोड़ी देर हमें सिर्फ चाहिए उनका जहर खाने में आ जाए। अब खाने में जहर आएगी तो चूहा है, उसकी जो कोशिकाएं हैं उसमें टिश्यू में, आप वैसे जान रहे हैं कि प्लेग महामारी होती है, ऊपर से जहर खा के मरा हुआ है। तो अब क्या होता है, ये भोजन पूरा विषाक्त हो चुका है, जहरीला हो चुका है। अब जहरीला हो चुका है यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये फूड पॉइजनिंग यहाँ से पैदा हो जाएगी। जब फूड पॉइजनिंग शुरू हो जाएगी तो यानी कि जितने यूनानी हैं ये सब बीमार पड़ जाएंगे, सब बीमार पड़ जाएंगे। जब ये यूनानी बीमार पड़ जाएंगे, ये भारतीय बीमार नहीं पड़ेंगे। अब जब यूनानी बीमार पड़ गए तो जहां भर्ती है यूनानी, वहां चंद्रगुप्त मौर्य जब देखने जाता है तो कहता है गुरुजी ने सही कहा था, सब मारे जाएंगे, भारत की देवी नहीं चाहती यहां कोई राज करे। अब जो बड़े अधिकारी हैं वो तो इस बात को लाइटली लेते हैं, लेकिन जो बेचारा 4th क्लास कर्मचारी जो सैनिक है वो तुरंत इस बात को नोटिस करता है, हाँ सही कह रहा है, ये लड़का सही कह रहा है, यानी कि हम सब मारे जाएंगे, हम सब भारत को छोड़कर जाना चाहिए हम लोगों को। ये बात यानी कि उसके दिमागों में घर कर जाएगी, और सिकंदर के जितने सैनिक हैं वो ब्यास नदी को पार करने से मना कर देंगे। ब्यास नदी यानी कि उसका प्राचीन नाम बिपाशा,
ब्यास नदी को पार करने से मना कर देंगे और यहीं से सिकंदर को वापस लौटना पड़ता है। कहते हैं सिकंदर ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया, लौट गया। लेकिन जब ये बात बड़ी दूर तक पहुंचती, सिकंदर तक पहुंचती, सिकंदर कहते हैं उस बालक को बुलाओ। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के सामने जाते हैं और सिकंदर पूछता है तुम्हें ये सब किसने बताया? तो कहते हैं मेरे गुरुजी ने कहा है। तो गुरुजी ने कहा है तो भाई गुरुजी को बुलाओ। तो फिर चाणक्य और चंद्रगुप्त सिकंदर की और अरस्तु की पहली बार मुलाकात होती है। चाणक्य यही चाहते थे। चाणक्य ने कहा कि ज्योतिष विद्या ये कहती है कि बहुत दयनीय व्यवस्था है और आपको हवन अनुष्ठान करना होगा और आप फिर राज्य कर सकते हैं, लेकिन हवन अनुष्ठान में आपको यज्ञ आहुति में आपको रक्त की आहुति देनी होगी और आहुति सिर्फ किसकी होगी? राजा की होगी। और वो आहुति किसी शस्त्र से रक्त नहीं निकलेंगे, आपको पवित्र कांटे से अपने रक्त अर्पण करने होंगे। ये बात वो पहले से प्लान कर देते हैं। लेकिन वो रक्त अर्पण जो करना है, यज्ञ की आहुति जो देनी है, उसमें जहरीला जो कांटा है वो कांटा चाणक्य साथ में लेकर आते हैं और वो कांटे से, यानी किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं सिकंदर के जो है रक्त निकालकर गिरा सके। तो ये काम खुद कौन करते हैं? उनके गुरु अरस्तु करते हैं। अरस्तु ये कार्य करते हैं। अरस्तु सिकंदर के पिंच करते हैं मुठे में और 2-4 बूंद गिराते हैं। लेकिन ये जो पिंच उन्होंने किया, ये 15 से 20 दिन बाद जहर का काम करना शुरू करेगा और धीरे धीरे पॉइजन मारना शुरू करेगा। और यहीं से फिर कहानी शुरू होती है। सिकंदर का स्वास्थ्य गड़बड़ होता है और सिकंदर का स्वास्थ्य गड़बड़ होने लगता है तो सिकंदर वापस जाने को सैनिक भी साथ नहीं दे रहे, वापस जाना है। और सिकंदर वापस जाते जाते समय यानी कि बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है। और सिकंदरिया नामक शहर में, यानी कि अफ्रीका में एक शहर पड़ता है सिकंदरिया, वहां पे इसका अंतिम संस्कार होता है। समझ गए? तो इसके दोनों हाथ बाहर ताबूत से रख दिए जाते हैं। तभी कहा था कि सिकंदर भी खाली हाथ गए। जैसे दफन करते समय कहा था कि पूरे शरीर को ताबूत में रखिएगा, लेकिन मेरे दोनों हाथों को ताबूत से बाहर रखिएगा, ताकि दुनिया को ये मालूम चले विश्व विजेता सिकंदर भी खाली हाथ गया था। ठीक है, तो ये इतनी कहानी थी, आपको बता दी गई एक स्टोरी के टाइप में पूरी कहानी। और जो किताबों और जो मैंने आपको सोर्स बताए हैं, यहाँ से मैंने इन चीज़ों को इकट्ठा किया है, बताया है। अब हम कहानी में जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य में जो मौर्य वंश है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे हम, बिंदुसार को थोड़ा सा पढ़ेंगे हम, अशोक को पढ़ेंगे हम। उसके बाद किसी शासक के बारे में उल्लेख नहीं करेंगे हम, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना हम सबको बता देंगे आप कि उत्तराधिकारी कौन था, कौन किसका था। लेकिन जो व्याख्यान है, जो अच्छी पूरी जो कहानी है, वो हम इन 3 राजाओं की ही जानेंगे। पेपर में चंद्रगुप्त मौर्य पूछे जाते हैं, आपको अशोक पूछे जाते हैं, अशोक से बहुत प्रश्न आते हैं, और बिंदुसार, कुछ प्रश्न बिंदुसार के भी चले आते हैं। अब यहाँ से जो आज की क्लास है, इसमें से कौन सा प्रश्न आपको निकल के आता है? ये बुकेपला प्रश्न हिट है, इसको कर लीजिएगा। और ये तो बिल्कुल दिमाग में, निकैया शहर ये याद कर लीजिएगा, किस नदी किनारे है ये कर लीजिएगा, किसकी ये जो शहर है किसकी याद में है ये जरूर करिएगा। कि मैंने आपको बताया ना, पोरस यानी विजय वो प्रांत में है। फिर यहाँ पे हाइडेस्पीच का युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा। नंदवंश के समकालीन यानी सिकंदर अगर कहें, और चाणक्य रहे हैं। चाणक्य समकालीन जो है अमात्य कौन थे? मुद्राक्षस थे। तो यहाँ पे समकालीन चीजों को लेकर चलिएगा। सिकंदर के आक्रमण से पहले भारत पर कौन कौन आक्रमण हुआ था? तो जो है ईरानी आक्रमण और जो है डेरियस आक्रमण आपको हुआ था, ये आपको पता है। अब इसमें जो जो प्रश्न निकल के आते हैं, धनानंद नंदवंश का अंतिम राजा ये निकल करके आ गया। अब आपको जो जो कहानियां बताई गई, ये पर्ण जो मुद्रा है, ये इन कहानियों को एक बार फिर से सुनिएगा और इसमें से बहुत से प्रश्न आपको मिलेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखूंगा, और आपसे एक निवेदन है कि भैया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण जो है मेरा हौसला टूट रहा है, व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, जिससे जी करता है कभी बनाए कभी ना बनाए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद साथियों।